इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 148 के बारे में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये बताता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि भारत में है। ठीक है ये काफ़ी हार्ड हिंदी वर्ड था। तो और इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन बनता है CAG, इसको बोलते हैं हम लोग। तो CAG कौन बनता है भारत में, और CAG को शपथ कौन दिलाता है, उसका सैलरी वगैरह क्या क्या होता है, उसका कंडीशन क्या क्या है, और उनको उनके जो पद है, मतलब CAG का जो पद है उससे कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि भारत में एक CAG होगा जिसको बोलेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम लोग आगे ये भी जानेंगे कि CAG का काम क्या होगा। ठीक है, तो CAG को पहले कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब खुद अपना हाथ से लिख के और खुद उनका मुहर लगेगा, तब जाकर के CAG अपना पद पर बैठ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन है भारत में। जितना भी स्ट्रक्चर है, जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, उसमें CAG बहुत इम्पॉर्टेंट एक पद पे आता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि CAG अपना काम कर लिया और उनको लग रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उसको लग रहा है कि CAG जो है वो ख़राब काम कर रहा है, या फिर CAG में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसबिहेवियर हो रहा है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको निकालने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को निकालते हैं, मतलब कि इम्पीचमेंट होता है, तो इम्पीचमेंट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट का जज और CAG को अपने पद से निकाला जा सकता है। अब इम्पीचमेंट में क्या होता है, तो इम्पीचमेंट में सबसे पहले 14 डेज़ पहले स्पीकर को बोला जाएगा कि हम लोग एक रिजोल्यूशन ला रहे हैं, एक प्रस्ताव ला रहे हैं जो कि इम्पीचमेंट के लिए है। किसके लिए है, तो इम्पीचमेंट किसका, तो CAG का। ठीक है, और इम्पीचमेंट के लिए है, तो इम्पीचमेंट का जब प्रस्ताव आएगा तो उसमें लिखा रहेगा, बताया जाएगा कि किस बेसिस पे CAG के खिलाफ इम्पीचमेंट आ रहा है। ठीक है, उसको हिंदी में महाभियोग कहते हैं, महाभियोग का प्रस्ताव। तो जब इम्पीचमेंट आ जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहाँ पे जितने भी व्यक्ति मेंबर मौजूद हैं, मान लेते हैं कि 100 MLA वहाँ पर मौजूद हैं, तो उसका 2/3 मतलब कि 67 मेंबर्स के द्वारा वो पास होना चाहिए। और जब 2/3 के द्वारा पास हो जाएगा तब वो इम्पीचमेंट राज्यसभा में जाएगा। फिर वहाँ पर भी 2/3 से जब पास हो जाएगा तो फिर इम्पीचमेंट माना जाएगा कि पास हो गया, और फिर वो प्रेसिडेंट के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाएगा, उस पर साइन कर दिया जाएगा। फिर इम्पीचमेंट जब पास हो जाएगा तब CAG को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब जो भी व्यक्ति CAG के लिए पद पे जाएगा तो उसके पास क्या क्या उसका शर्त है, उसका नियम है, कंडीशन है, वो क्या क्या उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर CAG का पद के लिए क्या बोलता है, उसको अपॉइंट किया जाएगा, तो उस समय प्रेसिडेंट साहब उसको एक शपथ दिलाएंगे। शपथ दिलाने के साथ साथ उनको बोलेंगे कि आप अपना जो पद है उसका गरिमा बनाए रखिएगा। फिर जो CAG साहब हैं वो बोलेंगे कि मेरा नाम, जो भी उनका नाम होगा, मैं CAG के पद पर, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे पदस्थापित होने वाला हूं। मैं इसका पद का पूरा अच्छा से उपयोग करूंगा और संविधान के तहत चलूंगा। साथ ही साथ ऐसा काम करूंगा जिससे हर भारतीय व्यक्ति को मदद मिल सके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं CAG का सैलरी और अदर कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, तो CAG का जो सैलरी है फ़िलहाल के लिए वो 3.5 लाख रुपया है। कितना है, 3.5 लाख। और ये जो सैलरी है ये आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसे बढ़ेगा घटेगा, तो पार्लियामेंट जो है, संसद कानून के द्वारा इनके सैलरी को, CAG का सैलरी को बढ़ा सकती है या CAG का सैलरी को घटा सकती है। लेकिन उसमें एक शर्त है, मान लो कि कोई व्यक्ति CAG के पद पर पहले से काम कर रहा है, 5 ईयर्स के लिए उनको काम करने का मौका मिल रहा है, उन्होंने 2 ईयर्स का काम कर लिया अपना। उस सिचुएशन में 2 ईयर में उनका था पहले 3,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो जब 2 ईयर के बाद मान लो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और गवर्नमेंट जो है वो उसका सैलरी घटा नहीं सकती है। ठीक है, उसका सैलरी घटा नहीं सकती है, और ना ही उसका जो पेंशन है वो घटा सकती है, ना ही उनका जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो चेंज कर सकती है। मतलब 65 साल है मान लेते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट, तो उनके कार्यकाल के बाद ही वो चेंज हो सकता है। मतलब जब कोई व्यक्ति CAG का पद पर नहीं होगा तभी रिटायरमेंट का उम्र आगे पीछे हो सकता है, और अगर होगा भी तो उनका डिसएडवांटेज, मतलब कम नहीं किया जा सकता है, हमेशा ज़्यादा ही किया जाएगा। ठीक है, अगर किया भी जाएगा तो नॉर्मली ये नहीं किया जाता है। ठीक है,
सीएजी जब अपना कार्यकाल ख़त्म कर देंगे, उनका रिटायरमेंट का उम्र हो जाएगा, वो रिटायर कर जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोई भी पोस्ट आता है उस पोस्ट पे सीएजी काम नहीं कर सकते हैं। ना ही किसी भी भारत का जितना भी स्टेट है उसके अंतर्गत कोई पोस्ट पे सीएजी काम कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर सीएजी अपना कार्यकाल पूरा कर दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, तो फिर वो सरकारी नौकरी एक तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीएजी होने का एक तरह से आपका बोल सकते हैं उसको डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि एक बार अगर वो सीएजी का कार्यकाल अपना ख़त्म कर दिए तो फिर वो सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, इस संविधान के तहत और इस पार्लियामेंट मतलब संसद में जो भी कानून बनेगा उसके तहत जो भी सर्विस होगा, मतलब जो शर्त होगा काम करने का रूप में, क्या काम करना है क्या नहीं काम करना है, जो इंडियन ऑडिट सर्विस में डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा या जो सीएजी के रूप में काम कर रहा होगा उसको क्या क्या काम करना है, वो किसके द्वारा बदला जाएगा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा बदला जाएगा। प्रेसिडेंट का मतलब सरकार जो है वो प्रेसिडेंट साहब को बोलेगी कि हम लोग को सीएजी का काम करने का रूप में चेंजेस लाना है, तो फिर प्रेसिडेंट अगर उस पर मुहर लगा दिए, उस पर साइन कर दिए, उस पर हामी भर दिए और सरकार फिर संसद में उस तरह का कानून वगैरह पास करवा देती है, तो फिर सीएजी का जो काम करने का जो तरीका है वो चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसको चेंज करने के लिए सीएजी के साथ एक बार कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सीएजी को भी इसमें पावर मिला हुआ है कि आपका काम चेंज हो रहा है, क्या आप इसके लिए सहमत हैं या नहीं। तो इसलिए सीएजी से एक बार सलाह मशवरा करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सीएजी का जो सैलरीज़ है, जो पैसा कौड़ी उनको मिलेगा, जो पेंशन मिलेगा, जो ड्राइवर मिलेगा, जो घर मिलेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगा, ट्रांसपोर्ट फ्री में मिलेगा, वो सरकार कहाँ से देगी पैसा उनका। तो सरकार उन सब चीज़ों का देगी पैसा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उससे सरकार पैसा निकाल के इन सब का खर्चा करेगी। जो भी सीएजी का 3.5 लाख रुपया सैलरी, फिर अलावेंसेस मान लेते हैं 1 लाख का, फिर पेंशन 1 लाख का हर पर मंथ, तो इतना पैसा कहाँ से निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा। इसका मतलब कि सीएजी को अपना तनख्वाह के लिए, दरमाहा के लिए, महीना के लिए, सैलरी के लिए कोई टेंशन लेने का काम नहीं है। सरकार उसका देखरेख कर लेगी। एंड सीएजी का पद बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पद है, इसलिए सीएजी को इतना खासा मतलब इज्जत मिल रहा है, साथ ही खासा इतना अलावेंसेस मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो सीएजी के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे आप लोग। एंड आर्टिकल 149 भी इम्पॉर्टेंट है सीएजी के अंतर्गत, तो उसको भी अभी हम लोग कवर करते हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कि सीएजी का फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया कौन थे कमेंट में। एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।